हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास जो 9th एनसीईआरटी साइंस है उसका 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। ये 3rd पार्ट है। तो अपन ने समस्थानिक पढ़ लिए थे। समस्थानिक की एक परिभाषा तो ये हो गई कि उनकी परमाणु संख्या समान होती है, या फिर प्रोटॉन समान होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, या फिर परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ये समस्थानिक की एक डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन है कि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो तो सेम होते हैं, बट जो ऊपर से दिखावटी और जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सेम तो देखो, रासायनिक गुण तो सेम होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें जो भी परमाणु क्रमांक है वो सेम है, तो जो भी रासायनिक गुण होंगे उनके सेम होंगे। और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, इनका भार अलग अलग है, तो इनके ऊपर से कोई भी भौतिक गुण अलग अलग होंगे, अर्थात कोई भी ऊपर से आकार दे सकते हैं, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, बट इनके जो रासायनिक गुण होते हैं सेम होते हैं। तो डेफिनेशन ये हो गई समझताने की एक दूसरी ओर कि वे समस्थानिक जो जिनके रासायनिक गुण तो समान बट भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये समस्थानिक की एक दूसरी डेफिनेशन हो गई। ये समस्थानिक के एग्जाम्पल देख लेना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। अब पढ़ते हैं अपन समभारिक। समभार, सम मतलब समान, भार मतलब द्रव्यमान। जिनका द्रव्यमान समान हो उनको बोलते हैं अपन समभारिक। और अगर द्रव्यमान समान होगा तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक ये अलग अलग अपने आप ही हो जाएंगे। तो ऑर्गन और कैल्शियम इनकी देखो, जो भी परमाणु क्रमांक 18 और 20 है ये एक जैसे नहीं है, परमाणु क्रमांक अलग ही है, बट भार इनका सेम है, तो ये समस्थानिक हो गए। नीचे नीचे हो गया अपने क्रिप्टॉन और स्ट्रोंशियम। जो क्रिप्टॉन का है परमाणु क्रमांक 36 है, स्ट्रोंशियम का 38 है, तो परमाणु क्रमांक अलग है बट भार इनका सेम है। अब देखते हैं कि जो भी समस्थानिक होते हैं उनके क्या क्या उपयोग होते हैं, कि समस्थानिक को किन उपयोग में अपन यूज लेते हैं। जो यूरेनियम होता है वो एक समस्थान, यूरेनियम का जो एक समस्थानिक होता है, बहुत सारे समस्थानिक होते हैं यूरेनियम के, बट एक समस्थानिक जो होता है उसका परमाणु भट्ठी अर्थात एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज लिया जाता है। अर्थात उसको ईंधन के रूप में, ईंधन क्या होता है? जलाना। किसी भी चीज़ जो चीज़ जलती होती है वो उसको ईंधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, जैसे पेट्रोल, ये ईंधन कहलाते हैं। तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम का एक समस्थानिक उसको ईंधन के रूप में लिया जाता है। और है कि अपने जो कैंसर के उपयोग के लिए अपन कोबाल्ट के समस्थानिक यूज लिए जाते हैं। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैल्शियम के लिए नहीं, कैंसर के उपचार के लिए लिया जाता है। और जो घेंगा रोग के लिए आयोडीन, आयोडीन 131, ऐसे आयोडीन 131 होता है, जो 131 आयोडीन का समस्थानिक है 131, वो घेंगा रोग के लिए यूज लिया जाता है, था घेंगा रोग के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो तीन तो आपके ये तीनों तो बुक में आपके दिए गए हैं। एक्स्ट्रा एक मैं और वो बता देती हूँ कि सोडियम, जो सोडियम 24 होता है ये लिया जाता है रक्त संचरण के लिए यूज। और P32 होता है, ये होता है फर्टिलाइजर। सोडियम फर्स्ट जो भी प्लस है, सोडियम प्लस आयन के पूरी तरह से भरे हुए के और एल कोष होते हैं। कैसे व्याख्या कीजिए? देखो अपन इसका पूरा वो लिखेंगे तो पता चल जाएगा अपने को। 1s2 2s2 2p6 3s1 6 7 8 9 10 और 11, ये अपना हो गया। इनको एक है, ये एक यूनिट है, क्यों 2 2 वाला है ना, तो ये हो गया अपना के, ये हो गया अपना एल, ये हो गया अपना एम। जैसे 3m में के एल एम और एन क्या होगा 4 वाला, जो भी 4 वाली सीरीज आएगी वो एन कहलाती है। अब देख लो आप, इसमें 2 है, इसमें 8 है और इसमें 1 है, तो जो भी के भरा हुआ है फुल, क्योंकि जितनी अपने को पता है के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? 2, 2n² से अपन ने किया था ना सूत्र से। और एल में कितने आ सकते हैं अधिकतम? 8। और एम में कितने आ सकते हैं अधिकतम? इसमें भी 18 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, और फिर 32, 2 8 18 और 32। अब ये के लिए एक यूज लिया जाता है, एल के लिए ये लिया जाता है, और ये तीनों एम के लिए, और फिर ये सब चारों एम एन के लिए। अब
सोडियम धनायन तब बनाएगा जब सोडियम अपने अंतिम कक्ष अर्थात M में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा वो अष्टक पूर्ण करने के लिए। इसलिए क्या करता है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर अष्टक पूर्ण कर लेता है और M कोश जो होता है वो विलुप्त हो जाता है, इसीलिए N के ऊपर पॉजिटिव आयन आता है। चूंकि K अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है, L अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है, तो N सोडियम पॉजिटिव में K और L पूरे पूर्णतया भरे हुए होते हैं। M प्लस आ गया ना, अगर इसमें N इतना ही होता तब अपन बोलते हैं कि K L और M इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और पॉजिटिव आ गया इसका मतलब पॉजिटिव आना मतलब दान दे देना या फिर उसको त्याग देना, और अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब कि ग्रहण किया हुआ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ब्रोमीन के 2 समस्थानिक है। समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसके परमाणु क्रमांक समान हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो। तो देखो ब्रोमीन के 2 है ये समस्थानिक, और इन बोल रहे हैं कि दोनों जो भी समस्थानिक है इनका द्रव्यमान कितना होगा। तो कोई नहीं, बिल्कुल ईजी है, अपन देख लेंगे इनके सूत्र, ये लिख लेंगे, कुछ भी नहीं करना है। इसका जो भी द्रव्यमान आया हुआ है 79, इसका 81, जो भी द्रव्यमान है उसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हो गया 17 मल्टीप्लाई 49.7, जो भी अपने परसेंटेज दिए गए, इसमें ये दिए गए, इसमें ये दिए गए हैं, प्लस 81 इंटू 50.3, फिर इसको बाई 100 परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे अपन, अपने पास आ जाएगा ये 80.006 U। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व है X है, वो तत्व उसका परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है। तो किसी नमूने में समस्थानिक X परमाणु क्रमांक जिसका X 8 है और 16 उसका द्रव्यमान संख्या, और एक और है समस्थानिक है जो X है, X तो एक ही है दोनों, बट उसका परमाणु क्रमांक 8 है और द्रव्यमान संख्या 18 है। तो इनका प्रतिशत क्या होगा? देखो अपन देखते हैं, देख लीजिए कि इसका ये है क्या, पहले बार समभारिक है, समस्थानिक के क्या है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये समस्थानिक है। तो देख लिया अपन ने कि माना नमूने में x का प्रतिशत p है, तो नमूने में प्रतिशत होगा x माइनस p। अब तत्व x का औसत द्रव्यमान निकाल लेते हैं। 16 वही अपन ने देखा था, p बाई इसका प्रतिशत नहीं दिया गया तो p प्रतिशत अपन को मानना है। 18 प्लस इसका मान लिया, इसमें से माइनस करेंगे तो वो इसका आ जाएगा। एक का p मान लिया, दूसरे का x माइनस p मान लिया, एक का p मान लिया, दूसरे का 100 माइनस p मान लिया। तो ये बस कुछ नहीं, इसमें इक्वल टू इसका द्रव्यमान दिया गया है 16.2 इक्वल टू लिख देंगे इसको, और ये p और ये अपन ने माने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज दिए गए, नहीं तो क्या सूत्र होता है देखो, नहीं तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही सूत्र होता है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ होगा उसको बाई में 100 में लिख दो। अब इसमें दिया हुआ नहीं है तो ये 14.7 और 50.3 के जगह अपन ने p और 100 माइनस p माना है, तो मान लिया अपन ने। और करो सोल्व करते हैं। इसमें 16.2 है इसका द्रव्यमान, इक्वल टू जो अपन ने उधर निकाला था ये 16.2 है, और ये है 16p बाई 100, और ये फिर इसका ये एलसीएम लेंगे और ये आएगा, और ऐसे p इक्वल टू 180 बाई 2 और 90%, जो भी आता है उसको परसेंटेज, क्योंकि p इक्वल टू परसेंट माना था ना अपन ने, p इक्वल टू परसेंट, और दूसरा परसेंट क्या होगा 100 माइनस p। तो जो भी आया है अपने उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे तो दूसरे वाले का आ जाएगा। जो पहले आता है वो पहले वाले समस्थानिक का होगा, जो अपन माइनस करके 100 में से करते हैं वो दूसरे समस्थानिक का होता है। तो 10% तो दूसरे समस्थानिक का और पहले का 90%। किसी तत्व का Z बराबर 3 है, Z मतलब उसका परमाणु क्रमांक, तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तत्व Z बराबर 3, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका होगा 2 और 1, 3 होगा, परमाणु क्रमांक 3 है तो 1s2 2s1। अतः ये तत्व बाह्यतम कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए एक क्षमता 1 है, इसीलिए इसकी संयोजकता भी 1 होगी। और जो त्यागता है उसके ऊपर क्या आता है? प्लस आता है, और जो लेता है उसके ऊपर माइनस आता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल लिथियम है, लिथियम के ऊपर लिथियम की संयोजकता 1 होती है। क्यों? क्योंकि 2 तो इसका K तो इसका पूर्ण है, L में इसके 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा।
दो स्पीसीज है, देखो केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है, ये दिया गया है, इसमें प्रोटॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन इतने हैं। प्रोटॉन इतने हैं इसका मतलब क्या है, देखो अपने समझ जाना चाहिए कि प्रोटॉन इतने हैं, इसका मतलब ये है कि इनका परमाणु क्रमांक समान है, और जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है तो उनके वो कौन होते हैं, वो समस्थानिक होते हैं। और द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है इनकी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिए हुए हैं, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, अपने को पता है। कोई भी परमाणु में परमाणु का भार जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, और द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो बस कुछ नहीं इसमें देखो, जो इनको देख के जोड़ना है बस, ये मैंने आपको बता ही दिया, परमाणु संख्या तो समान है, द्रव्यमान संख्या इनकी अलग अलग है, तो ये समस्थानिक है। ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये समस्थानिक है या संभारिक। अब ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि जो जे थॉमसन है, इन्होंने क्या प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल नाभिक होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। इन्होंने ये नहीं बताया था, थॉमसन ने तो ये बताया था कि एक मॉडल परमाणु एक तरबूज की जैसे होता है, और उसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन की जैसे होता है। और जो भी नाभिक का तो रदरफोर्ड ने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसीलिए ये अनावश्यक होता है, बिल्कुल गलत है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर शून्य निरावेशित हो जाते हैं दोनों, और निरावेशित हो जाएंगे, प्लस और माइनस दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो कोई भी आवेश इसके ऊपर परमाणु के ऊपर नहीं रहता, इसीलिए परमाणु को अनावेशित कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 12,000 गुना होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का कम होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। नहीं, दवा के रूप में नहीं किया जाता, टिंचर आयोडीन तो बनाते हैं अपने को पता है समस्थानिक से, बट दवा के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि जो टिंचर आयोडीन होता है वो ये तो कीटाणुनाशक होता है, कीटाणु को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग, जो भी अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग है किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। देखो इन्होंने क्या क्या इसमें बताया गया है कि अपन ने देखा था कि जो भी रदरफोर्ड इन्होंने नाभिक की खोज की, नाभिक मतलब केंद्रक, केंद्रक मतलब परमाणु का केंद्रक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं, परमाणु केंद्र किसका आंसर होएगा। रदरफोर्ड का जो भी सोने की पन्नी वाला प्रकीर्णन वाला प्रयोग था उसमें नाभिक की खोज की गई, और नाभिक को अपन परमाणु का केंद्रक भी कहते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते, देखो समस्थानिक मीन्स परमाणु क्रमांक इनका सम होगा, अर्थात समान होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती। और समस्थानिक के मैंने देखो आपको 2 बताए थे, 2 परिभाषा बताई थी। पहला तो परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, एक ही हो गई। एक है इनका कि रासायनिक गुण, जो भी रासायनिक गुण इनके होते हैं वो समान होते हैं, और भौतिक गुण इनके जो होते हैं अर्थात बाहर की दिखावटी गुण होते हैं, बड़ा और छोटा, ये अलग अलग इनके होते हैं, ये समान नहीं होते। ये 2 हो गए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, समान भौतिक गुण नहीं, भौतिक गुण तो समान होते ही नहीं, ये गलत हो गया अपना। भिन्न रासायनिक गुण नहीं, समान रासायनिक गुण होते, ये भी गलत हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, हाँ परमाणु संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, बिल्कुल सही, सी हो गया अपना आंसर, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जो क्लोराइड आयन होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, क्योंकि भी सबसे बाहर की साइड में होगा वो जो भी क्लोराइड आयन होती है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखो सिंपल क्लोरीन बोले तब तो ये रही इसकी 5 इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसमें माइनस आ गया, माइनस आते इधर प्लस कर देना होता है। इधर अगर कोई भी अणु में अगर माइनस है तो उसमें प्रोटॉन की उसमें संख्या जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है वो 1 बढ़ जाएगी, और जो भी प्लस होते हैं ये तो उसमें कम हो जाएगी। ठीक है, ये रूल याद रखना। यहाँ पे माइनस है तो अपन को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा देंगे पी में, तो टोटल कितने हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये हो गया के, ये हो गया अपना एल, ये हो गया अपना पी। तो पी में कितना है, नहीं के एल एम है, ये एम में कितना है 5 6 7 और 8, ये अपना 8 आंसर हो गया। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा, ये अपने को पता है 2 8 और 1।
सबसे Kl और M में 1 होता है। अगर सोडियम प्लस आयन हो जाए तो ये 2 और 8 ही रहेगा। जो भी प्लस आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है तो उसमें प्लस आता है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है केनाल किरणें, मैंने आपको बताया था इनको एनोड भी बोलते हैं, धनावेशित किरणें होती हैं। जब केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धनावेशित कणों की धारा होती है, ये क्या होती है, धनावेश के भाग से निकलती है ये, तो इनको केनाल किरणें कहते हैं। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब बहुत कम प्रेशर पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये केनाल किरणें निकलती है धनावेशित भाग से। किसी परमाणु पर उदासीन आवेश कब होता है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। प्लस और माइनस इनका बराबर हो जाएगा तो ये उदासीन हो जाएंगे। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो तो बराबर ही होती है, अपने को पता है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए प्लस और माइनस उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की होगी और दोनों उदासीन हो जाएंगे। अर्थात ऋणावेशित और धनावेशित मिलकर उदासीन हो जाते हैं। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्थापित किया। अपन को पता है कि जो थॉमसन है उन्होंने क्या बोला था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और उसमें फंसे हुए जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋण तथा धन आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसीलिए विद्युत जो भी परमाणु होता है वह विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु के 3 अवपरमाणिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया था भी, ईंट पर नाच, ईंट पग नाच। जो चैडविक है न्यूट्रॉन का और गोल्डस्टीन है प्रोटॉन का और थॉमसन है इसका इलेक्ट्रॉन का। अल्फा कण क्या होते हैं, ये द्विआवेशित हीलियम कण, जो भी हीलियम कण होते हैं, हीलियम 2+ होते हैं, इनको अल्फा कण कहते हैं और ये धनावेशित होते हैं। थॉमसन की परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। अपन ने देखा कि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की तो व्याख्या की गई है, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को अच्छे से नहीं समझाया जा सका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कौन सा तत्व है जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया जो प्रोटियम होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। देखो अपन ने प्रोटॉन तो इसमें होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एनपी याद रखो सीधा, प्लूटोन और प्रोटॉन उनको जोड़ लो। अब हीलियम में प्रोटॉन 2 होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान इसका 4 हो गया। और हीलियम का क्या हो गया, वो ये परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान 4। समस्थानिक जिसका स्थान समान हो, जिसकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। देखो नेम से आप याद करोगे इजीली आपको याद हो जाएगा। और क्या, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर, और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं इनके रासायनिक गुण बराबर, अर्थात समान। रासायनिक गुण तो समान हो और भौतिक गुण या फिर द्रव्यमान, भार, द्रव्यमान मतलब भार। अब भार कोई किसी का ज़्यादा केजी होगा, किसी का कम होगा। केजी में तो वैसे इनका परमाणु का होता ही नहीं है, यू में होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा यू में होगा, किसी का कम होगा। तो भौतिक गुण हो गए ना, ये भार वगैरह, ऊंचाई वगैरह, ये भौतिक गुण होते हैं। वो भौतिक गुण इनके अलग अलग होते हैं समस्थानिकों के। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत सूत्र, और ये मैंने आपको ऊपर में बता दिया था। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होती है, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइट्रॉन। जो हाइड्रोजन का प्रोटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इनमें सब तीनों है, ये प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइट्रॉन। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं सब में। और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें तो होती नहीं है, इसमें 1 होती है और इसमें 2 होती है। समभारी भार आते हैं, मतलब परमाणु भार, परमाणु का द्रव्यमान। जो भी द्रव्यमान होगा उनका परमाणु संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान जो उनका समान होगा और परमाणु संख्या अलग अलग।
इसके भी एग्जाम्पल दे दिए मैंने। परमाणु का समस्त भार कहाँ होता है, उसके नाभिक में होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कुछ होता ही नहीं है ना, और प्रोटॉन का धनावेशित कण होता है और इसका भार प्रोटॉन के भार के बराबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार के बराबर नाभिक का भार होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों के नाम। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पूछा, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के चारों ओर जो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझा करना पड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, उसको उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 और 4 हो तो उसकी संयोजकता 1, 2, 3, 4 होगी। यदि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो उसकी संयोजकता 3, 2, 1, 0 होगी। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3, 4 में तो वो क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, उल्टा ले लेंगे, और या नहीं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। 1, 2, 3 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो त्याग ही सकते हैं, और ये जो नीचे 5, 6, 7, 8 इनमें ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 है, 5 में 3 जो 5 है, 5 के लिए कितने 3 लेंगे तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। 6 के लिए 2 लेंगे तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। 7 के लिए 1 लेंगे तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। परमाणु के उस अनावेशित कण का नाम बताइए। अनावेशित जो न्यूट्रॉन, इसमें आवेश होता ही नहीं है, नाभिक के अंदर होता है। अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा हुआ हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखो K और L भरा हुआ हो तो K में अपन को पता 2 होती है, 2n² से निकाला था ना, K के बराबर 1, L बराबर 2, तो n की जगह 2 लिख दो, स्क्वायर इंटू 2, 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, और इसमें 2, 1 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो एक में 2 होगी और एक में 8 होगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो 10 होगी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। और उस तत्व का नाम लिखो, नियोन होगा उसका नाम, क्योंकि 10 पे नियोन आता है। जिस किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष भरा हो तो उस तत्व की प्रकृति क्या होगी। अपने देखो, अपने को जिसका अष्टक पूर्ण होता है वो अक्रिय गैस कहलाती है। न तो वो इलेक्ट्रॉन लेती है, ना ही इलेक्ट्रॉन देती है, अर्थात साझा नहीं करती वो इलेक्ट्रॉनों का। समस्थानिकों के उपयोग मैंने बता दिया आपको 3, और इसके अलावा भी और बताए थे। रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल के क्या क्या लक्षण थे। देखो रदरफोर्ड ने क्या क्या किया था, परमाणु को बताया था कि धनावेशित कण होता है और जो भी परमाणु का केंद्र होता है उसको नाभिक बोलते हैं, ये उसने बताया रदरफोर्ड ने। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है, ये भी उसने बताया था। जो परमाणु होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। देखो रदरफोर्ड ने 3-4 पॉइंट बताए थे। जो भी परमाणु होता है वो धनावेशित कण होता है और वो उसको नाभिक बोलते हैं, और जो भी केंद्र परमाणु का केंद्रक होता है वो नाभिक कहलाता है। और पूरा द्रव्यमान होगा वो नाभिक में रहेगा, अर्थात परमाणु के केंद्र में रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। ये तो कम होना ही है, देखो क्योंकि नाभिक तो बीच में होता है छोटा थोड़ा सा, और बाहर कक्षाएँ बड़ी बड़ी कक्षाएँ होती है। परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब बोल दे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ये बात किसने कही, तो ये रदरफोर्ड ने बताई। परमाणु केंद्र के नाभिक की खोज किसने की। परमाणु केंद्र नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। उन्होंने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया, जिससे परिणाम से पता चला कि देखो ये सोने की पन्नी, ये अल्फा कण इधर से निकले, सारे निकल गए ऐसे ऐसे, और कुछ लौट के आ गए वापस। बट जो बीच वाला भाग था इसमें से कुछ भी नहीं गए, यहाँ से टकरा के वापस आ गए। इसका मतलब यहाँ से टकरा के वापस आ गए। किसी परिणाम से पता चला कि परमाणु में अधिकांश भाग खाली है, जहाँ से अल्फा कण बिना टकराए पन्नी में से सीधे निकल गए, परंतु कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हुए। जहाँ से वे कण विक्षेपित हुए थे दरअसल वह परमाणु का नाभिक अर्थात केंद्र था। इसी प्रकार नाभिक की खोज हुई। थॉमसन के परमाणु मॉडल, थॉमसन ने तो वही तरबूज वाला बताया था, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उदासीन होता है परमाणु। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल देखो वापस वही आ गया, कण वाला। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए।
तो बहुत कम कण हुए जो वापस टकरा कर वापस फिक्स आ गए। परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम होता है। ये धन आवेशित भाग परमाणु का नाभिक होता है। जो भी नाभिक अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए अर्थात वो वापस लौट के आ गए, जो भी वापस लौट के आए वो नाभिक कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी? रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाता है और ऊर्जा की अपनी क्षय करते रहते हैं। तो दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि जी ये चक्कर लगाते रहते हैं और ऊर्जा क्षय करते रहते हैं, चक्कर लगाते लगाते एक दिन ये नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। तो आपके मॉडल के अनुसार तो परमाणु अस्थिर हुआ, बट ये रदरफोर्ड की सीमा है, क्योंकि परमाणु अपने को पता है स्थायी होता है और स्थिर होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होने से ये स्थायी इसको कहलाते हैं और निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बट ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो ऊर्जा का क्षय करते हैं, बट अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो कभी भी ऊर्जा का क्षय नहीं करते। नील्स बोर ने क्या क्या बोला था कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको विरक्त कक्षा थोड़ा कुछ भी नहीं, वही रदरफोर्ड वाला ही है, बस थोड़ी सी ऐसे विरक्त कक्षा इलेक्ट्रॉन जो भी चक्कर लगाने वाले कक्षा थी उसको विरक्त कक्षा बोल दिया नील्स बोर ने। जब इलेक्ट्रॉन इस विरक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, मैंने आपको बता दिया। ये हो गया कंप्लीट। और जब ऊपर से नीचे ये होते हैं ऐसे, बीच में तो नाभिक हो गया, जब ऊपर से नीचे जाएंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। बट इसमें चक्कर लगाते रहेंगे तो कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।